जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, विभाग भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ाने वाली है और काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी से चालू करने वाले हैं। उसी सिलसिले में एक नोटिस ये जारी किया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग के विषय में। देखिए, ये वाला जो नोटिस है आज का विभाग के द्वारा जारी किया गया और इसमें ना काउंसलिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन कौन से चीज़ें या क्या क्या चीज़ें होंगी आपके काउंसलिंग में और आपका काउंसलिंग का पूरा प्रक्रिया किस तरह से होगा उसको बताया गया। ठीक है, तो चलिए पूरी प्रक्रिया को एक बार आपको लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें पहले होगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें गलत है जो नहीं होना चाहिए था। ये ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं और चर्चा करते हैं सारी चीज़ों को। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी कि देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना ये वाले वेबसाइट में एजुकेशनल जो है ना पोर्टल उसमें दिया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट सूची, मेरिट अनुसार सूची भी जारी करी जाएगी। सबसे पहले एक सूची जारी किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों का उस सूची में नाम होगा ना, उन लोगों को क्या कराया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा या तो काउंसलिंग के लिए उन लोग पात्र होंगे। यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि कितने गुना लोगों को उस मेरिट सूची में दिया जाएगा जगह, है ना। एक जितने पोस्ट है उतने ही लोग रहेंगे, 2 गुना रहेंगे, कितना रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉगिन करके अपना काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे आप लोग सभी। और ये आप पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम व्याख्याता की काउंसलिंग होगी। व्याख्याता के काउंसलिंग में यहाँ पर लिखा देखो, केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेंगे, है ना। मतलब जो केवल जो मेरिट सूची बनेगी ना, उसमें जो चयनित है आप सिर्फ वही अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। जो चयन नहीं होंगे उस मेरिट सूची में, उन लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, जो भी है। ठीक है, जिनको जिनको ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना है, जो भी सिलेक्टेड होंगे या नहीं भी सिलेक्टेड है, व्यापम से आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन पर क्या दिखेगा, डैशबोर्ड दिखेगा। अब उस डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें रहेगी, देखो सबसे पहले किसका ऑनलाइन काउंसलिंग होना है, व्याख्याता का ऑनलाइन काउंसलिंग होना है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक का होगा, फिर सहायक शिक्षक का होगा लाइन से, लेकिन सबका सेम होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। उसके बाद देखिए क्या है, अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने पर दस्तावेज सत्यापन का राउंड, प्रीफरेंस फिलिंग विंडो, प्रीफरेंस स्टेटस, एक्शन प्रदर्शित होगा। कौन कौन सी चीज़ें प्रदर्शित होगा, देखो एक तो होगा ऑप्शन राउंड का, सत्यापन का राउंड, है ना। एक होगा प्रीफरेंस फिलिंग विंडो, फिर प्रीफरेंस फिलिंग स्टेटस होगा वहाँ पर, और एक्शन बटन होगा। अब इन सब का मतलब क्या है, राउंड का आशय है दस्तावेज सत्यापन का चरण। ठीक है, कि कौन से चरण में दस्तावेज सत्यापन आपका हो रहा है या होना है, वो वहाँ पर दिया रहेगा राउंड वाले ऑप्शन में। उसके बाद एक वहाँ पर ऑप्शन रहेगा प्रीफरेंस फिलिंग विंडो का। कौन सा, प्रीफरेंस फिलिंग विंडो। प्रीफरेंस फिलिंग विंडो में आप जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि, प्रीफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शित होगा, बोला गया है ना। ये बटन, ये ऑनलाइन काउंसलिंग कब तक खुला रहेगा उसका अवधि, प्रीफरेंस स्टेटस कि भाई कौन कौन से प्रीफरेंस आपने अभी तक कर लिया उसका स्टेटस रहेगा, और एक्शन बटन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब देखो एक्शन बटन में आप जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सारी चीज़ें फिर यहाँ पर खुलती जाएगी। ठीक है, एक्शन बटन में आप जाएंगे तो एक्शन बटन में फील प्रीफरेंस में एंटर करने पर अभ्यर्थी की स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का फोटो, प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन और ये सारे डिटेल रहेगा। इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में, प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी, 2 बॉक्स रहेगा। एक तो आपकी प्राथमिकता चयन करने का, और ब्लॉक का नाम, जिले का नाम और आपके स्कूल का नाम। इवन आपके स्कूल का नाम, मतलब जो भी स्कूल में जिसमें वैकेंट पोस्ट है ना, उसका नाम भी वहाँ पर दिखाया जाएगा और उसके हिसाब से आप उसको प्राथमिकता क्रम के हिसाब में चयन करेंगे। ठीक है, और आगे वाले बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। ठीक है, अभ्यर्थी योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो भी आपको स्कूल दिखेंगे ना, उसको प्राथमिकता क्रम में आपको जमाना पड़ेगा। जिस स्कूल को आप 1 नंबर में रखना चाहते हैं उस पर 1 क्लिक करना, 1 क्लिक करना। जिस स्कूल के आप 2 नंबर में रखना चाहते हैं उस पर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितने भी स्कूल्स वहाँ पर दिखाया जाया रहेगा ना, उन सारे स्कूल को प्राथमिकता क्रम में चुन लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची में अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला जा रहा है कि जितने भी शालाओं की वहाँ पर सूची रहेगी ना, सारे शालाओं को आप चयन करिए। ऐसा नहीं कि 10 शालाओं को, 10 स्कूल को चयन करिए, बाकी को छोड़ दे। ठीक है, अगर बाकी को छोड़ देते हैं तो ऐसा कुछ हानि तो होना नहीं है, बल्कि मान के चलो किसी का रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है,
तो रैंक बहुत अच्छा है तो उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तो स्कूल तो मिल ही जाएगा। तो जैसे वो सिर्फ 10 तक चयन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके नंबर कम है ना उनको पूरा जितने भी स्कूल्स हैं वो सेलेक्ट कर लेने चाहिए। इवन सबको सारी स्कूल सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर मान के चलो कोई स्कूल सेलेक्ट नहीं करते, सिर्फ 10 ही स्कूल सेलेक्ट करते हैं और 50 स्कूल दिया गया है कुल वहाँ, तो बाकी के जो 40 स्कूल है ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा लाइन से, ठीक है। और लाइन से उसके फिर ऑटोमेटिकली आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। अगर आपके चुने हुए 10 स्कूल नहीं मिलते ना तो सॉफ्टवेयर के द्वारा चुना हुआ आपका अगला ऑप्शन वाला स्कूल आपको मिलेगा, ठीक है। अभ्यर्थी अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उनके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी। अब जो भी चयनित शाला का रहेगा आपका उसकी सूची प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे तो अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट वहां से निकाल पाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से लाइन से या क्रमवार उसने शाला चयन कर लिया है। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो काउंसलिंग में आपने शाला का क्रम चुना है ना, अंतिम दिवस के पहले तक उसमें कोई बदलाव भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम दिवस के बाद हालांकि पोर्टल लॉक होगा, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले जो भी आपने क्या किया है, प्राथमिकता क्रम चुना है, उसको चेंज कर सकेंगे, ठीक। आगे देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता और कोई भी प्राथमिकता फॉर्म नहीं भरता तो क्या होगा, तो उस केस में जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली जितने भी खाली पोस्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, आपके प्राथमिकता क्रम में लगा दिया जाएगा, और जो भी रेंडमली आपको स्कूल मिलेगी वो मिल जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्या करते हैं, कोई भी प्राथमिकता क्रम नहीं चुनते तो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेंगे, सबको चाहिए कि उनका पसंद का स्कूल उनको मिले, तो सभी प्राथमिकता क्रम चुने। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिनमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे चयन से बाहर हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें हो जाने के बाद लास्ट डेट के बाद क्या होगा, अभ्यर्थी के लॉगिन डिटेल में, प्रोफाइल में डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा स्कूल मिला है, कौन सा ब्लॉक, कौन सा जिला, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। एक्सेप्ट करना अनिवार्य होगा, तभी आगे की प्रक्रिया होगी। अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे आप तो फिर आपको एक लेटर जारी होगा, क्या उस कौन सा लेटर, जो आपका वेरिफिकेशन लेटर, फिर दस्तावेज सत्यापन लेटर, और उस लेटर को लेके आप कहाँ जाएंगे, वहाँ पर वो दस्तावेज सत्यापन के लिए बोला जाएगा, है ना, वहाँ पर आप जाएंगे। आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन होती है अंतिम तिथि, स्थल जहाँ उपस्थित होना है, सबका विवरण होगा उसमें, ठीक है। कार्यालयीन दिवस में और सत्यापन का कार्य होगा। अब ना यहाँ पर एक कमी, एक खामी देखने को मिलती है हमको, याद रखिए, देखिए अच्छे से बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी लॉगिन पर विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही प्राथमिकता क्रम भर लेंगे ना, तो फिर क्या होगा, पूरा स्कूल वगैरह अलॉटमेंट हो जाएगा, स्कूल का नाम, यूडाइस, सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है, देखो ये देखिए ऊपर में अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया था, एक मेरिट सूची जारी होगी, और उस मेरिट सूची की बेस पर फिर काउंसलिंग कराया जाएगा। अब उस मेरिट सूची में उन लोग भी होंगे जो अपात्र है, क्योंकि वेरिफिकेशन अब होगा। वेरिफिकेशन कब होगा, ये आवंटन सूची हो जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, फिर स्कूल के बाद वेरिफिकेशन। देखो सेकंड लाइन में क्या बोला है, आवंटन स्वीकार करने के बाद दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन आपका होगा। तो ये जो अपात्र आदमी है ना, उसको भी पूरा स्कूल दे दिया है ना। मतलब अगर कोई आदमी है जिनका बहुत अच्छा नंबर है लेकिन वो अपात्र है, जैसे मान के चलो किसी का 90 नंबर है और वो अपात्र है, और वहीं पर एक 89 मार्क्स है किसी का और वो पात्र है, तो अगर कायदे से इस आदमी को जो स्कूल मिल, अगर कोई अच्छा स्कूल है, ये आदमी, ये वाला पर्सन इस स्कूल को चाहता था, लेकिन ये क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा है, ये भी इसको पहले प्राथमिकता क्रम में रखा है ना, क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा है, इसने भी इसको प्राथमिकता क्रम में पहले रखा है, तो ये वाला स्कूल किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, कायदे से इसको मिलना चाहिए, पात्र आदमी इसको मिलेगा, और आगे जाकर ये तो अपात्र हो जाएगा। ये जो स्कूल है उसको वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब देखो वो स्कूल तो इसको अलॉट हो गया, अपात्र आदमी को अलॉट हो गया। अब पात्र आदमी तो ऑलरेडी अपना क्या कर चुका है, प्राथमिकता क्रम चुन चुका है, और उसको भी कोई दूसरा स्कूल उसके प्राथमिकता के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से मिल जाए रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो पाएगी फिर बाद में। तो ये ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। करना ये था, पहले वेरिफिकेशन कराते, वेरिफिकेशन के बाद जो भी पात्र कैंडिडेट होते उनको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए बोला जाता। जो पात्र अभ्यर्थी होते सिर्फ वही काउंसलिंग में भाग लेते, तो एक बहुत ही बढ़िया और फेयर एक काम हो पाता। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। फिर से वही चीज़ें चालू हो गई है जो पिछले साल हो रही थी। अपात्र लोगों को क्या करवाओ, वेरिफिकेशन करवाओ, उनको जगह अलॉट करवा दो, जिला अलॉट करवाओ,
ठीक है। फिर वो अपात्र हो गए बाद में जाके, और उनके चक्कर में जो पात्र आदमी था वो क्या हो गया, उनको उनको नीचे वाला या उनसे जो नहीं चाह रहे थे वो वाला जिला या वो वाला स्कूल या वो वाला ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, का जो काम है वो इसी तरह से चलता रहेगा। बाकी आगे की प्रक्रिया समझते हैं कि क्या है। आगे देखिए, अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। ओके। पात्र अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख पाएंगे। जो भी पात्र अपात्र है वो आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनकी अपात्रता संबंधी पत्र जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनकी अपात्रता संबंधित पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिससे अपात्र होने का कारण भी दर्शाया जाएगा। सिर्फ अच्छा, अपात्र होंगे सिर्फ उसी को पता चलेगा कि वो क्यों अपात्र है ना, और वो अपात्र है भी कि नहीं है। ये भी एक चीज़ होती है भाई, अपात्रों की एक विशेष लिस्ट भी जारी किया जाना चाहिए। अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर दावापत्ति कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर अपात्र हो कर दिए किसी को तो जाकर वो दावापत्ति भी कर सकता है, या जो भी अपना पक्ष रख सकता है कि भाई मुझे क्यों अपात्र किया गया। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें यह उल्लिखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है, जिसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अगली प्रक्रिया की जाएगी, और फिर उनको जो भी ज्वाइनिंग वगैरह का कार्यवाही करना है, ठीक है, वो कराया जाएगा। आगे घोषणा पत्र है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो एक सूची जारी किया जाएगा। यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि कितने गुना लोगों को जो मेरिट सूची बनेगी उसमें दर्शाया जाएगा। क्या सिर्फ 1 गुना लोगों का वहाँ पर लिस्ट जारी होगा, मेरिट लिस्ट, या 2 गुना का, या कितने गुना का। ठीक है, क्योंकि 1 गुना का करेंगे फिर उसमें अपात्र होगा, फिर मेरिट सूची बनाएंगे, ये है सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो तो देखना होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि किस तरह से कैसे ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चलेगा। पहले मेरिट सूची जारी होगी, फिर काउंसलिंग कराया जाएगा, फिर काउंसलिंग जब होगा ना उसके बाद आपको आपकी स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी, आपको आपके स्कूल मिल जाएंगे। आप पात्र हो अपात्र हो उसको कोई मैटर नहीं करता, अपात्र हो तब भी आपको आपके स्कूल अलॉट हो जाएंगे। फिर जाकर आप क्या करेंगे, अपना दस्तावेज सत्यापन करेंगे, और अपात्र हो जाते हैं अगर आप वहाँ जाकर, आप तो ऑलरेडी अपात्र थे, अपात्र हो जाते हैं तो आपका जो स्कूल था या जो भी अपात्र है उनका स्कूल, वो एक जो अच्छा स्कूल था वो ब्लॉक हो गया। दूसरे को फिर अगले चरण में मिलेगा, लेकिन उनसे जो ज़्यादा नंबर वाले हैं या उनसे थोड़ा सा कम नंबर वाले पात्र अभ्यर्थी जिनको वो स्कूल मिलना चाहिए था तो नहीं मिल पाएगा, है नहीं। तो ये एक खामी है इस प्रक्रिया में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।